हाथ बांध के मुंह पर टेप लगा के तोड़े में डाल के कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। फिर मैंने वालिद साहब को फ़ोन कर दिया कि अब्बू जी इस तरीके से ये काम मुझसे हो गया है। ये किस्सा है लियाकताबाद के इलाके बहार कॉलोनी का, जहां एक जालिम भाई ने अपने 3 मासूम भाइयों को जायदाद की लालच में मौत के घाट उतार दिया। इसने अपने 3 सौतेले भाइयों को बेदर्दी के साथ, इंतहाई शफाकियत के साथ मौत के घाट उतारा था। इन 3 मासूम बच्चों को उनकी आंखों के सामने यके बाद दीगरे मौत के घाट उतारा है। वो इसलिए क्योंकि वालिद साहब घर पे टाइम नहीं देते थे, इसलिए इस टेंशन में आके, इस परेशानी में आके, फ्रस्ट्रेट होके मुझसे ये गलती सर अंजाम हुई। वालिद साहब ने बताया कि मैंने यहाँ पे शादी की हुई है और ये मेरी एक दूसरी फैमिली है। ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गुमनामी की ज़िंदगी बसर कर रहा था। ना ही कहीं किसी जगह ये अपना आईडी कार्ड वगैरह इस्तेमाल करता था। अपनी आइडेंटिटी इसने बदली हुई थी। ये चूँकि 7 साल से मफरूर था, ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया था कि शायद मैं अब पुलिस के हाथ ना लगूं। वालिद साहब को मैंने यही कहा था कि आप शाम को, रात को घर आ जाया करें, सुबह सुबह बेशक चले जाया करें, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रहे थे। बस इस बात को लेते हुए मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने ये गलत कदम उठा दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वजीहा अब्बास और आप देख रहे हैं अपनी नौयत का वाहिद क्राइम शो लेडी क्राइम रिपोर्टर। नाजरीन, कहा जाता है कि लालच बुरी बला है और कहा यह भी जाता है कि बेगुनाह का खून कभी भी रायगा नहीं जाता। आज हम जिस तेरे कत्ल की वारदात से पर्दा उठाने जा रहे हैं, ये दोनों कहावतें उस वारदात में सादिक आती हैं। ये किस्सा है लियाकताबाद के इलाके बहार कॉलोनी का, जहां एक जालिम भाई ने अपने 3 मासूम भाइयों को जायदाद की लालच में मौत के घाट उतार दिया। जालिम इंसान ने पहले अपने बाप को कमरे में बंद किया, उसके बाद अपने 3 मासूम भाइयों को अगवा करके सियालकोट ले गया। फिर वहां जाकर उसने अपने तीनों भाइयों को मार दिया। फिर उसके बाद उसने तीनों बच्चों की लाशों को बोरियों में बंद करके नहर में बहा दिया। पुलिस ने आज से 6 साल पहले कत्ल करके फरार होने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तो चलिए मेरे साथ इस केस की मज़ीद तहकीकात करते हैं। नाजरीन, मैं इस वक्त थाना लियाकताबाद में मौजूद हूँ। आज से 6 साल पहले एक सफाक इंसान ने अपने 3 मासूम भाइयों को जायदाद की लालच में मौत के घाट उतार दिया था। मेरे साथ इस वक्त इस थाने के SHO शेख इमरान साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या वाक़या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे ये बताएं कि 6 साल पहले क्या वाक़या हुआ था? जी, 6 साल कबल 2016 का ये वाक़या हुआ था। इसमें इसने अपने 3 सौतेले भाइयों को बेदर्दी के साथ, इंतहाई शफाकियत के साथ मौत के घाट उतारा था। तफसील में जाएं तो कुछ इस तरह हुआ था कि ये 2016 में इसने अपने 3 भाइयों को उनके घर से पिक किया, ये कह के कि इनको मैं पैनोरामा लेके जा रहा हूँ शॉपिंग करवाने के लिए। लेकिन इनको पैनोरामा नहीं लेके गया, ये इनको लेके सियालकोट चला गया। ये जो मुलज़म है, ये सियालकोट सिविल अस्पताल में ड्राइवर की नौकरी करता था और इसने वहाँ पे रहने के लिए, अपने रहने के लिए क्वार्टर भी उधर लिया हुआ था। उस क्वार्टर में ये बच्चों को सीधा लेके उधर चला गया और उस क्वार्टर के कमरे के अंदर इसने इन 3 मासूम बच्चों को उनकी आंखों के सामने यके बाद दीगरे मौत के घाट उतारा है। तो सर, आपने इसको गिरफ़्तार फिर कैसे किया? मतलब 6 साल आप लोग उसकी तलाश में थे, एंड पे गिरफ़्तार कैसे हुए? 2016 में जब ये मुकदमा दर्ज हुआ तो इस पुलिस की स्पेशल टीमें उसी वक्त ही तश्कील दे दी गई थी और इसके ऊपर पुलिस ने बेतहाशा काम किया, दिन रात काम किया और इसके ताक़ुब करते रहे और मुतअद्दिद इसके ऊपर रेड्स की गई। लेकिन ये जितना शफाक था, ये उतना शातिर भी था। ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गुमनामी की ज़िंदगी बसर कर रहा था। ना ये अपने नाम पे कोई सिम चला रहा था, ना इसने अपना कोई फ़ोन, जो इसके पास पुराना फ़ोन था वो भी इसने तोड़ के फेंक दिया था और ना ही कहीं किसी जगह ये अपना आईडी कार्ड वगैरह इस्तेमाल करता था। अपनी आइडेंटिटी इसने बदली हुई थी। इस तरह ये वक़ूआ करने के बाद रावलपिंडी से सीधा चला गया कराची में ये मुख्तलिफ पैटी जॉब्स वगैरह करने लगा, नाम बदल के, भेस बदल के, और इस तरह ये पुलिस के काबू नहीं आया। सर, फिर एंड पे कैसे आप लोगों ने इसे गिरफ़्तार किया? जी बिल्कुल, जो जुर्म है, कोई भी जुर्म है वो इंसान कर तो लेता है, लेकिन ये बात मुसलमान हकीकत है कि जुर्म जो है वो निशान छोड़ता है। जैसे ही इसने एक गलती की, उस गलती के पीछे उस पर हमने काम किया और हमने इसको एक कामयाब रेड के बाद गिरफ़्तार किया है। सर, कौन सी गलती की थी इसने? वो ज़रा डिटेल में हो जाएगी बात, और कुछ थी ऐसी गलती जो ये चूँकि 7 साल से मफरूर था,
ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया था कि शायद मैं अब पुलिस के हाथ ना लगूं, लेकिन हमारी जो जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जो हम वर्क करते हैं वो, और जो हमारी ग्राउंड पे जो हमारी जो ड्यूटीज़ थी, जो नफरी लगी हुई थी, ग्राउंड जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही थी, उन दोनों को हमने मद्देनज़र रखते हुए हमने फिर रेड डिसाइड किया और हमने रेड किया, उसको पकड़ा। सर, इसका जो बाप है मुलजिम का और मकतूल का, तो इन्होंने भी कोई उम्मीद रखी थी, वो भी उम्मीद छोड़ चुके थे, पिछले 6 साल से मुलजिम नहीं मिल रहा था। बिल्कुल, इसके गिरफ़्तारी में देर तो लगी है, लेकिन इसमें नाउम्मीद तो नहीं थे वो, क्योंकि जो इसने जुर्म सरजद इसने किया है, जो जुर्म इसने किया है, और इसमें 100% चांस था कि इसने एक ना एक दिन पुलिस के काबू आना है। सर, जो आपके पास एविडेंस हैं वो इतने हैं कि इसको सज़ा मिल सके? जी बिल्कुल, अब ये गिरफ़्तार हुआ है, इससे पहले भी 2016 से तफ्तीश हो रही है, तमाम शवाहिद जब ये दर्ज हुआ था उसके बाद भी कलेक्ट किए गए हैं, और अब ये गिरफ़्तार हुआ है, तफ्तीश अभी जारी है, और इंशाअल्लाह ताला हम इसके ख़िलाफ़ एक मजबूत चलान बनाएंगे ताकि ये करार वाकई सज़ा इसको मिले। सर, इस मुकदमे के अलावा भी कोई मुकदमा इसके ऊपर है पहले कभी? इस मुकदमे के अलावा लाहौर में या इस पर कोई मुकदमा अभी तक सामने नहीं आया। अभी तक यही जो है अगवा के बाद ट्रिपल मर्डर का केस, यही इसके ऊपर है। सर, आप लोगों को क्या मुश्किलात सामने आई इसको गिरफ़्तार करने में? सबसे पहले तो 2016 का केस था, उस वक्त मैं या मेरी टीम का कोई मेंबर इधर तैनात नहीं था, तो पहली थी कि हमें इस केस के बारे में डिटेल से पता चल सके कि वो इसकी क्या है, तफसील इसकी हम जान सके। वो पुलिस फाइल हमने स्टडी की, FIR हमने देखी। उसके अलावा जब हमने इसके मुद्दई से रब्ता किया तो मुद्दई 2019 में फ़ौत हो चुका है, जो मकतूल और मुलज़म दोनों का वालिद था। उसके बाद जो मुख्तलैन जो 3 बच्चों की वालदा है वो मुद्दई मुकदमा बनी, उनसे मुलाकात की गई, उनसे इन्फॉर्मेशन ली गई, उनसे राब्ते में रहे, और इस तरह इसकी एक हिस्ट्री शीट पुलिस ने बनाई हुई थी, पूरी एक फ़ाइल थी, उसमें से कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिली, तो हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। कहीं से हमें नाकामी हुई, कहीं पे हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मज़ीद मिली है, तो इस तरह फिर काम करते करते को तकरीबन हमें इस पर 3-3.5 माह का टाइम लगा इसको गिरफ़्तार करने में। बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ थाना लियाकताबाद के SHO मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस तरह इन लोगों ने गिरफ़्तार किया और क्या क्या मुश्किलात का इन लोगों का सामना करना पड़ा। चलें नाज़रीन, अब आगे चलते हैं और तहकीकात का जो दायरा है उसे वसी करते हैं। नाज़रीन, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है और तफ्तीश भी शुरू कर दी है, जबकि दूसरी तरफ मुलजिम ने अपने भाइयों के कत्ल करने की और उसके बाद उनकी लाश फेंकने की जगह की भी निशानदेही कर दी है। मेरे साथ इस वक्त वो सफाक मुलजिम मौजूद है जिसने अपने ही 3 सुतेले भाइयों को, जो कि मासूम बच्चे थे, जायदाद की लालच में मौत के घाट उतार दिया। आइए से बात करते हैं कि आखिर इसने घिनौनी हरकत क्यों की थी। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद हारून वारिस। ये बताओ कि आज से 6 साल पहले क्यों अपने मासूम भाइयों को तुमने मारा था? वो इसलिए क्योंकि वालिद साहब घर पे टाइम नहीं देते थे, इसलिए इस टेंशन में आके, इस परेशानी में आके, फ्रस्ट्रेट होके मुझसे ये गलती सरअंजाम हुई। क्यों नहीं वालिद साहब टाइम देते थे? क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी की थी, हमें इस बात का पता ही नहीं था, इल्म ही नहीं था, और वो घर से बाहर रहते थे ज़्यादातर, और फ़ोन नंबर भी बंद कर देते थे, और इसके अलावा हमारे पास कोई कांटेक्ट नहीं था। उनका रिश्तेदारों की तरफ से पता करते थे, वो रिश्तेदारों की तरफ भी नहीं होते थे, उल्टा वो रिश्तेदार हमें ये कहते थे कि आप हमारे घर ना आया करें, और हमारा आपके साथ बाइकआउट हो गया, हमारा आपके साथ कोई लिंक नहीं। एकदम से सब लोग बदल गए, सब रिश्तेदार बदल गए, सब अजीज़ व कारब बदल गए। कुछ समझ नहीं था आ रहा, कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी की कैफियत थी, और कुछ भी समझ नहीं था आ रहा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या चल रहा है हमारे साथ। तो तुमने मारा किस तरह था उनको? गाड़ी में बिठाकर सियालकोट लेकर गया। तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कोई लिंक नहीं था, पता नहीं था, किस तरह उन बच्चों का पता चला, किस तरह बाप की दूसरी शादी का पता चला, किस तरह बच्चों को लेकर गए, सारा वाक़या बताओ। अच्छा, मुझे इस तरीके से उनका पता चला कि मेरे एक अज़ीज़ दोस्त ने मुझे बताया कि आपके वालिद साहब को मैंने फ़लानी जगह पर देखा है। तो मैंने उसकी बात फ़ोन पर सुन के चुप कर गया और उसके बाद फ़ोन बंद कर दिया। ठीक है, 2 से ढाई घंटे बाद मैंने उसको फिर फ़ोन किया और उसको मैंने बोला कि अब अगर आपको मेरे वालिद साहब कहीं पर नज़र आते हैं तो आपने जो है उनसे बात नहीं करनी, उनको फॉलो करना है कुछ कदमों के फ़ासले पे, और
जहाँ भी वो जाएं, जिस घर के अंदर भी वो जाएं, आपने वो जगह देख लेनी, वो घर देख लेना है, ठीक है। तो इसी तरीके से उसने फिर वो फॉलो कर लिया उस घर को। तो उसके बाद उसने मुझे वो घर दिखा दिया। घर दिखा देने के बाद फिर मैं और विद फैमिली उस जगह पर गए। तो फिर उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद उनके साथ मुलाकात हुई। आगे जाके देखा तो वो 3 बच्चे थे, वो औरत थी। फिर तब वालिद साहब ने बताया कि मैंने यहाँ पे शादी की हुई है और ये मेरी एक दूसरी फैमिली है, ठीक है। तो हमने कहा अच्छा चलें ठीक है। वालदा काफ़ी परेशान हुई, लेकिन उसके बाद मतलब ये मामला फिल सुलझ गया। फिर हमने ये प्लान बनाया कि क्यों हम ना दावत करते हैं, घर पे बैठ के खाना करते हैं, या फिर कहीं बाहर आउटिंग पे चलते हैं, या कहीं बाहर बैठ के खाना खाते हैं। किसने ये प्लान बनाया था? मेरी और मेरी वाइफ ने, ठीक है। अच्छा, तुम शादीशुदा हो? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक बेटी है मेरी, ठीक है। तब था, अब डिवोर्स हो चुकी है। तभी तलाक कब हुई है तुम्हारी? 2000 मेरे ख्याल 17-18 में। जब फरार थे यहाँ से तब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरे लिए ये परेशानी थी कि मैं सियालकोट सिविल हॉस्पिटल में जॉब करता था। सरकारी नौकरी के लालच में मैं वहाँ पे जॉब करने लग पड़ा। सोचा था कि कल को जब परमानेंट होऊंगा तो लाहौर ट्रांसफ़र करा लूँगा, ठीक है। मैं वहाँ पे जॉब करने लग पड़ा। 3 साल मैंने वहाँ पे नौकरी की, कंटिन्यू रखी, ठीक है। उतने में आखिर में ये मसला हो गया। तो मैं वहाँ पे जॉब करता था, पीछे फैमिली को देखने वाला कोई नहीं था। लेडीज़ घर पे अकेली होती थी, मेरी वाइफ, वालदा और मेरी छोटी सी बच्ची। तो पीछे घर पे कोई आदमी ही नहीं था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि मेरा कोई भाई सगा नहीं था, कोई बहन नहीं, भाई नहीं, कोई बहनोई नहीं, कोई भी नहीं था पीछे, ठीक है। कोई हो आदमी तो समझ में भी आती है बात। तो इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि आप वालिद साहब को मैंने यही कहा था कि आप शाम को, रात को घर आ जाया करें, सुबह सुबह बेशक चले जाया करें, ठीक है। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रहे थे। बस इस बात को लेते हुए मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने ये गलत कदम उठा दिया। किस तरह से मारा? किस तरह से उनको धोखे से लेकर गए? लेकर ऐसे गया कि यही बोला कि वालिद साहब को घर ड्रॉप किया, ऑलरेडी को ये बोला कि हम उधर माल पे जा रहे हैं, चमन आइसक्रीम पे, ठीक है। तो वहाँ से आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, तो आ रहे हैं आधे पौने घंटे में, ठीक है। लेकिन जब हम चले गए तो फिर उसके बाद ना किसी ने कॉल की पीछे से, ना किसी ने पूछा। तो फिर सीधा सियालकोट चले गए। सियालकोट चले गए और सियालकोट में वो जो फ्लैट था जहाँ पे मैं रहता था रेंट पे, वहाँ पे फिर ये काम हुआ। किस तरह से मारा था? हाथ बांध के, मुंह पर टेप लगा के, तोड़े में डाल के कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। उसके बाद नहर में उनकी लाशें कब फेंकी तुमने? नहर में नहीं मैंने फेंकी, नहर का नहीं मुझे पता। उसके बाद मैं वापस लाहौर आया, गाड़ी पार्किंग में खड़ी की। गाड़ी का जो ऑनर था उसको चाबी सेंड की डाइवो के थ्रू, और उसको फ़ोन कर दिया कि डाइवो के अड्डे से जाके अपनी चाबी ले लो, ठीक है। और फिर मैंने वालिद साहब को फ़ोन कर दिया कि अबू जी इस तरीके से ये काम मुझसे हो गया है। पहले तो उन्होंने चीखना चलाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। फिर वो कहते कि नहीं तू झूठ बोल रहा है, तू मजाक कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये वो। मैंने कहा मैं सच बोल रहा हूँ। तो बेशक जाके आप देख लें उधर सियालकोट सिविल अस्पताल में फ़लाना वो जो कचरे का डब्बा है ना, उसमें जाके आप देख लें, ठीक है। तो वो कहते कि तू भी आज के बाद मर गया मेरे लिए, तू आज के बाद घर नहीं आएगा, तू अब कभी भी घर नहीं आएगा, तू मेरे सामने आएगा तुझे मैं मार दूंगा, तुझे मैं गोली मार दूंगा, तू आज के बाद मेरे सामने नहीं आना। जो बच्चों को सियालकोट लेकर गए हो उसके कितने दिनों बाद मारा है उन्हें? उसी वक्त ही शाम को 6-7 बजे लेके गया हूँ, रात को 12-1 बजे फेंक दिया था। और वालिद साहब को कब कॉल की थी? तकरीबन सुबह सहरी के टाइम, उन दिनों में रोज़े थे। तो जब तुम आइसक्रीम खिलाने लेकर गए हो तो अभी तक वापस ही नहीं आए, किसी ने पूछा नहीं कहाँ चले गए हो, इतना टाइम कहाँ लगे? किसी ने नहीं पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है? बस यही तो बात है कि किसी ने ना मुझे फ़ोन किया है, किसी ने भी नहीं किया, ना ये दूसरी आंटी ना उन्होंने किया है, ना मेरे वाले साहब ने किया, ना और किसी ने किया। तुम्हें कोई जायदाद की लालच तो नहीं थी कि जायदाद बाप सब कुछ उन्हें दे देगा? वालिद क्या करता था तुम्हारा? वालिद साहब तो कुछ भी नहीं से करते, जो भी घर बार था ये मेरी वालदा जहेज़ में लेके आई थी। मेरे नाना जी नायब सूबेदार थे, फ़ौजी थे, ठीक है। उस दौर में ये 9 मरले एक जगह, 6 मरले एक जगह। ऊपर जो घर बनाया हुआ था वो चलो थोड़ा बहुत उन्होंने दिया था। उसके अलावा मेरी मामा हेड नर्स थी और वो सऊदी अरब में जॉब करती थी, ठीक है। ये सारा उन्हीं का कमाया और बनाया हुआ था। तुमने मुझे ये कहा है कि तुम्हारी एक अपनी छोटी सी बच्ची है, तो तुम्हें किसी और के मासूम बच्चे जो तुम्हारे ही सुतेले भाई थे उन्हें मारते हुए ज़रा तरस नहीं आया? इंसान को तो जानवर के बच्चों पे इतना तरस आ जाता है, तुमने इंसान के बच्चे मार दिए हैं। जी मुझे उस टाइम नहीं कुछ भी समझ में आया, नहीं समझ में आया। अगर इस तरह कोई तुम्हारी बेटी को मारे फिर चलें बाजी आप शर्मिंदा हो?
तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है कि तुमने गलत किया है? जी अब जो तुम्हारी सज़ा मिलेगी, जो तुम्हारे साथ अंजाम होगा, उसके लिए तैयार हो तुम? जी। नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथ वो सफाक इंसान मौजूद था जिसने अपने भाइयों के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म किया, और अभी भी मुझे उसकी आंखों में कोई इतनी शर्मिंदगी नज़र नहीं आई। जायदाद की लालच में मुलजिम ने अपने 3 मासूम सुतीले भाइयों को अगवा करके कत्ल किया। वो जायदाद भी अब उसके हिस्से में नहीं रही। विरसे में मिलने वाली जायदाद की बजाय उसे अपने भाइयों के कत्ल की सज़ा भुगतनी होगी। ये नहीं कि अब उसे अपनी सारी ज़िंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। मुझे वजीहा अब्बास को लेडी क्राइम रिपोर्टर के अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।